वेलकम टू लाइफ केयर हेल्थ सर्विसेज। माय नेम इज़ डॉक्टर अशफाक वानी। आज एक नए अवेयरनेस वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर कैसे होता है, फ्रोज़न शोल्डर किन वजहों से हो जाता है, और अगर किसी को फ्रोज़न शोल्डर हुआ है तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, फ्रोज़न शोल्डर कैसे ठीक होगा और फ्रोज़न शोल्डर से कैसे बचे, किन बीमारियों में इंसान ज़्यादा इस चीज़ पे इफ़ेक्ट रहेगा कि ये उन बीमारियों का इफ़ेक्ट रहेगा कि फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। यही सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है। फ्रोज़न शोल्डर जो होता है ये एक बीमारी होती है जो कंधे में होते हैं। शोल्डर हम कंधे बोलते हैं, शोल्डर हम कंधे को ही बोलते हैं, और फ्रोज़न यानी कि जाम हो जाना। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर कहाँ होता है। फ्रोज़न शोल्डर कंधे में होता है, शोल्डर में ही होता है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो। और फ्रोज़न शोल्डर जब भी किसी को होता है उसका जो शोल्डर है यानी कि ये जिस पे हम मूवमेंट करते हैं, ये वाला एरिया जो होता है ये हमारा शोल्डर होता है, हमारा कंधा, एकदम कंधा जाम सा हो जाता है। इसकी मसल जो आसपास में है, चाहे यहाँ तक हो बाइसेप्स तक, या पीछे बैक वाली मसल्स हो, या कभी अपर चेस्ट रीजन यहाँ तक, या गर्दन में, इस एरिया पूरे एरिया में कभी दर्द रहता है, या बिल्कुल हाथ जो हमारी आर्म है ये स्टिफ हो जाती है, कंधा उठ नहीं पाता, हमें पेन करता है। इस चीज़ में क्या होता है कि जो जॉइंट होता है हमारा शोल्डर जॉइंट, ये स्टिफ हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब इस चीज़ से ये फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट होती है कंधे की, जैसे कि मैंने स्ट्रेट, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, पीछे लेने को एक्सटेंशन बोलते हैं, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, ये सारी मूवमेंट जो होती है ये स्टिफ हो जाती है और बहुत पेनफुल रहता है, स्टिफ हो जाता है। अब ये जो फ्रोज़न शोल्डर होता है ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्रोज़न शोल्डर होता है ये बहुत ही स्लोली डेवलप हो जाता है। ये बात अभी गौर से सुन लीजिए। फ्रोज़न शोल्डर जो होता है ये अचानक से कभी भी नहीं होता, बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है, जो आम तौर पे लोग नोटिस नहीं करते। सबसे पहले हल्का हल्का कंधा जाम करता है, किसी को यहाँ तक हाथ ले आने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीछे ले जाता है तब दिक्कत करता है, तब वो इग्नोर करता है इस चीज़ को कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, पता नहीं कहीं जोर लगा या कुछ। इस चीज़ से क्या होता है कि फ्रोज़न शोल्डर, जब उसने पहले ही इग्नोरेंस मारी इस चीज़ से कि मुझे कुछ भी नहीं है, जो फ्रोज़न शोल्डर की स्टेज है वो बढ़नी स्टार्ट कर जाती है। हमारा जो फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है किसी का भी, मोस्टली ये 40 की एज के बाद होता है। जो 40 ईयर्स के एज के होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, 40 से ज़्यादा जो एज के होते हैं उनमें ज़्यादा फ्रोज़न शोल्डर होता है। अब जैसे मैंने बताया ये बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे 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 ये कंधा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है। ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले जो होता है फ्रीजिंग स्टेज होता है। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हाथ ऊपर उठा लिया या पीछे ऐसे लिया या साइड में ले लिया, इसमें क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर है ये पेन स्टार्ट करता है। जब भी हम कोई मूवमेंट होती है, हमारी कोई भी मूवमेंट जो होती है हमारी शोल्डर की, वो पेनफुल रहती है, पेनफुल रहती है। और हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे जान नहीं है। कभी कभी कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनकी आर्म में दर्द होता है, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि उनका फ्रोज़न शोल्डर। कभी कुछ लोग कहते हैं हमारी गर्दन में दर्द होता है। गर्दन का दर्द जो होता है, जो नेक पेन होती है, चाहे नेक में PIBD हो या बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों में क्या होता है कि लोग इसे कंपेयर करते हैं कि शायद ये हमारी नेक पेन की वजह से है। इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, आपका हाथ पेन करता है उठाने में, साइड में ले जाने में, रोटेट करने में, या ये फ्रोज़न शोल्डर, ये पहला स्टेज जो होता है इसका फ्रीजिंग स्टेज होता है। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि हमारी कोई भी मूवमेंट जो होती है वो पेनफुल रहती है। जैसे हमने हाथ उठाया, कोई चीज़ उठा ली, ये पेन क्रिएट करता है। और ये स्टेज जो रहती है पेनफुल स्टेज, फर्स्ट जो फ्रीजिंग स्टेज होती है, ये 2 मंथ से लेके 9 मंथ्स तक रहती है।
हमारी फ्रीजिंग स्टेज ऐसी है कि 2 मंथ्स, ज़्यादा से मिनिमम 2 मंथ्स रहती है और मैक्सिमम 9 मंथ्स रहती है। इन 2 महीने से लेके या 9 महीने तक, शुरुआत से लेके 9 महीने तक पेनफुल रहता है। हमारा कंधा बिल्कुल पेन करता है, सोने के टाइम भी पेन करता है, हाथ उठाने के टाइम भी, खाना खाने के टाइम में या नॉर्मल डेली एक्टिविटी जो भी करते हैं उनमें पेन करता है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है हमारी, वो होती है हमारी फ्रोजन स्टेज। पहले फ्रीजिंग स्टेज होती है, उसके बाद फ्रोजन स्टेज होती है। फ्रोजन स्टेज में क्या होता है, हमारा जो पेन होती है हमारे कंधे की, जैसे कि हमने मूवमेंट ऐसे किया कुछ भी, पहले हमारी स्टेज में फ्रीजिंग स्टेज में क्या होती है कि हमारा कोई भी मूवमेंट पेनफुल रहता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा फ्रोजन स्टेज, फ्रीजिंग के बाद फ्रोजन स्टेज, उसमें क्या होता है हमारी मूवमेंट पेनफुल नहीं रहती है। जो भी हम मूवमेंट करते हैं इतना ही उठता है कंधा, किसी का हाथ इतना ही उठता है, साइड से इतना ही उठता है, बट पेनफुल नहीं रहता। जब पेनफुल नहीं रहता तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे, अब ये फील होता है कि हाँ कंधा जाम है, बट पेनफुल नहीं रहता। ये स्टेज कब से कब तक रहती है? ये स्टार्ट होती है हमारी 4 मंथ से लेके, जैसे हमारा 9 मंथ्स तक ये फ्रीजिंग स्टेज हुआ, पेनफुल स्टेज जो भी था, चाहे 2 मंथ्स ही रहा, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स तक रहा। जैसे ही 9 मंथ्स तक रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ्स तक रहता है। उसके बाद क्या होता है हमारा फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज जो होता है हमारा 4 महीने तक रह सकता है, या 4 से 14 महीने तक, या किसी किसी स्टेज में 12 महीने तक, मोस्टली 12 महीने तक ही रहता है। अब कोई डायबिटिक हो या कुछ और कंडीशन में मुब्तला हो, उसमें रहता है ये 14 मंथ्स तक। नेक्स्ट स्टेज जो होती है हमारी फ्रोजन स्टेज, ये 4 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक रहती है, यानी कि 1 साल तक। इसमें क्या होता है हमारा हाथ रिस्ट्रिक्ट होता है, हमारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती है, कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। और नेक्स्ट जो स्टेज है, जो इसकी लास्ट स्टेज होती है, ये होती है थैविंग स्टेज। इसमें क्या होता है हमारा जो शोल्डर है अब धीरे धीरे स्लोली मूव करना स्टार्ट करता है। पहले अगर हमारा हाथ इतना ही था, अब धीरे धीरे और खुलना स्टार्ट हो जाता है साइड से। ये स्टेज जो रहती है ये 5 महीने से लेके 24 मंथ्स तक रहती है। ये हुई हमारी नॉर्मल प्रोसीजर जो फ्रोजन शोल्डर में होती है। अब जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले क्या होता है हमारा पेन स्टार्ट हो जाती है हमारी फ्रोजन शोल्डर में, कंधे वाले रीजन में, या नेक में, या बैक वाले शोल्डर में, या फ्रंट साइड के शोल्डर में, आर्म में, या यहाँ अपर चेस्ट में। कुछ लोग क्या करते हैं रिपीटेड ईसीजी करवाते हैं। सबसे पहले ईसीजी करवाने से पहले ये चीज़ चेक कर ले कि आपका हाथ ये चीज़ पूरा उठ रहा है इस मूवमेंट में पूरा उठ रहा है। अगर आपका हाथ स्टिफ है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका फ्रोजन शोल्डर, आपको ईसीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ये होता है ये पेनफुल रहता है। नेक्स्ट कोई भी मूवमेंट आपकी पेनफुल रहती है। उसके बाद क्या रहता है कि फ्रोजन रहता है, स्टिफ हो जाता है, एकदम लॉक हो जाता है कंधा, मूवमेंट बिल्कुल लिमिटेड होती है, बहुत ही कम मूवमेंट होती है, हाथ थोड़ा सा उठता है साइड से भी, कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है थैविंग स्टेज, जिसमें धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि जो नॉर्मल में ये चीज़ होती है, एक फ्रोजन शोल्डर कंडीशन खुद से होने से लेके, जैसे किसी का फ्रोजन शोल्डर हुआ है, अगर उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, हाथ के मूवमेंट्स नहीं किए, ये क्या रहती है, ये स्टेज रहती है, ये कंडीशन रहती है शुरुआत से लेके 3 साल तक। ये पूरा इसका प्रोसीजर रहता है। 3 साल के बाद आपका हाथ कभी कभी 2 साल में ही खुल जाता है, बट मैक्सिमम 3 इयर्स रहता है। 3 साल में हाथ पूरा खुल जाता है। अब इस चीज़ से कैसे बचें, या ये कैसे, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, किसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ें अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये किस में होता है, जो भी बंदा 40 की इससे ज़्यादा है, 40 की एज से ज़्यादा है, शुरुआत 40 की एज से होती है फ्रोजन शोल्डर की। हमेशा जो ज़्यादातर फ्रोजन शोल्डर होता है वो 40 की जो एज के होते हैं,
उन 40 की एज से ज़्यादा की एज में हो जाता है। 40 की शुरुआत रहती है, 40 से बहुत कम एज के उनमें बहुत ही रेयरली होता है, ज़्यादा नहीं होता है। या अब उनमें कैसे होता है, उसमें क्या होता है, अलग कंडीशंस होती है। जैसे कि मैंने बताया, किसी का रोटेटर कफ मसल जो होती है ना, किसी की रोटेटर कफ मसल इंजरी हुई, खेलते खेलते उसके कंधे में लगी, चोट आई। अब उसने क्या है, अपना कंधा स्टिफ कर लिया। ऐसे कुछ लोग प्लास्टर लगा के रखते हैं, कुछ लोग सिलिंग में अटका के रखते हैं हाथ। उसकी वजह से क्या होता है, जो शोल्डर मूवमेंट्स है वो रुक जाती है। शोल्डर मूवमेंट जैसे ही रुकी, उससे क्या होता है, हमारा कंधा जो होता है वो जाम स्टार्ट हो जाना, जाम हो जाता है, एकदम स्टिफ स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर स्टार्ट हो जाता है, या फ्रोजन शोल्डर हो ही जाता है। नेक्स्ट, किसी का ट्रॉमा हुआ, किसी को हिट हुआ गाड़ी से या गिर गया कहीं से, इन चीज़ों में भी क्या होता है कि हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। नेक्स्ट, किसी की सर्जरी हुई, जैसे कि MRM, किसी का ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसकी ब्रेस्ट रिमूव हुई, या किसी की स्पाइन कोई सर्जरी हुई सर्वाइकल रीजन में, या किसी का कुछ भी हुआ, चेस्ट एरिया इफेक्टेड था, या किडनी जैसे बेड पे रह जाता है, उसकी वजह से मूवमेंट स्टिफ हो जाते हैं। मूवमेंट स्टिफ होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। सर्जरी भी एक काज रहती है। अब कुछ लोगों में क्या है कि जिनमें ज़्यादा खतरा रहता है, ये चीज़ें हुई कि ये हर किसी के साथ नहीं हुई, ट्रामा किसी के साथ नहीं होता, हर किसी का इंजरी हर किसी के साथ नहीं हुई। अब कुछ लोग क्या होता है, जिनमें पहले से ही डायबिटीज़ हो, डायबिटिक जो है उनमें बहुत जल्दी स्टिफ हो जाता है फ्रोजन शोल्डर। बहुत आम सी बात है डायबिटिक पेशेंट में, और उनमें बहुत स्टिफ रहते हैं ये चीज़, पैर उनमें स्टिफ रह जाते हैं, उनकी हैम्स टाइट रहती है, और फ्रोजन शोल्डर तो हो ही जाता है। ऑलमोस्ट पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर हो ही जाता है। नेक्स्ट, थायराइड जिनमें हो, जिनमें हाइपोथायराइड हो या हाइपर, जिनमें थायराइड ज़्यादा होता हो या थायराइड लेवल कम होती हो, उनमें भी ये चीज़ें होती है। अब किसी में, जैसे मैंने ये बताया, इन चीज़ों में तो हो ही जाता है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, या क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में। या फिर नेक्स्ट और एक स्टेज पार्किंसंस डिजीज़ होती है। पार्किंसंस जिसमें क्या होता है, शेकिंग का बॉडी होती है, ऐसे किसी, आपने किसी को देखा होगा कि जैसे हाथ ऐसे ऐसे शेक कर रहे होते, किसी ने पेन उठा लिया तो ऐसे शेक करता रहता है, या सर शेक करता रहता है। ये चीज़ें क्या होती है, ये पार्किंसंस डिजीज़ होती है, उनमें भी होता है। और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी है जिनमें हो जाता है, जैसे किसी का रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उनमें भी हो जाता है। किसी का एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनकी वजह से भी हो जाता है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस है जिनकी, बट सबसे ज़्यादा उनमें होता है जो डायबिटिक होती है। डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर किसी को हुआ, अब ये कैसे ठीक हो जाएगा? जैसे ही किसी को इनिशियल स्टेज में पता चला कि मेरा पेनफुल रहता है, सबसे पहले अपने शोल्डर को हीट पैक दें। हीट पैक मीन्स कि टॉवल मॉइस्ट करें नमक वाली पानी से या गर्म पानी से, उसको ये शोल्डर के ऊपर लपेटे या गर्म पानी डालें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करें। जैसे हमने हाथ ऊपर उठा लिया नीचे, ये वाली एक मूवमेंट होती है, साइड वाली दूसरी मूवमेंट होती है। या अगर किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ऐसे जो आपका नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो उसके पास जाएं। इसका जो ट्रीटमेंट है मोस्टली फ्रोजन शोल्डर इसी से ठीक हो जाता है, फिजियोथेरेपी से ही। वो आपके मूवमेंट्स करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चेन करनी है, चेन होती है, और कुछ मेडिकेशंस भी लेनी है जिनसे आपका पेन रिलीफ हो जाता है। क्योंकि जैसे आपका फ्रोजन शोल्डर्स हो जाता है, पेनफुल रहता है, तब आपको मूवमेंट करने से थोड़ी रिलीफ मिल जाती है, पेन कम हो जाती है। और बाकी जो परमानेंट इसका इलाज है वो यही है कि आपको फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन से सिर्फ और सिर्फ आपकी पेन कम हो जाएगी। और सबसे पहले इन चीज़ों से अवेयर हो जाए कि फ्रोजन शोल्डर में कभी भी आपको, मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा है, आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग्स, कि कुछ लोग एडवाइस करते हैं
कि आपका कंधा कहीं इंजर हुआ है, आप कंधा ऐसे बंद करके रख लीजिए, सीलिंग से लटका के रख लीजिए या ऐसे जाम करके रख लीजिए। बिल्कुल भी ये चीज़ ना करें। किसी को भी लग रहा है उसका फ्रोजन शोल्डर है, सब नॉर्मल सा टेस्ट है, पूरा हाथ ऐसे स्ट्रेट उठाना है। अगर नहीं उठ रहा, ये कंडीशन ऑलमोस्ट होती है हर किसी में कि ये हो जाता है, बट साइड वाला जो होता है यहाँ स्टिफ हो जाता है, पूरा ऐसे नहीं आ जाता, और हाथ पीछे लेने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये फ्रोजन शोल्डर। इस हालत में कभी भी रेस्ट ना दें अपने कंधे को। जब भी आप एक्सरसाइज करें तब सबसे पहले 15 मिनट 10 मिनट्स आपके कंधे के नीचे हॉट वाटर बोतल रखें और कंधे के ऊपर या हीट पैक दें, या फिर जो भी आपका घर में अवेलेबल हो। अगर सबसे बेटर तो रहता है कि आप हॉट वाटर बाथ ही दो, इसमें गर्म पानी डालो, टॉवल डाल के, टॉवल ऊपर लपेट के, फिर इसमें गर्म पानी डाल दो, नमक वाला पानी। तब उससे क्या हो जाता है, उससे आपके कंधे की जो मसल्स होती है, जो टाइट हुई होती है, जो कंधा स्टिफ हुआ था, थोड़ा सा लूज हो जाता है और आपका कंधा मूव करना स्टार्ट करता है और पेन कम रहती है। ये एक अवेयरनेस वीडियो था जो आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।